सर्कल पर मोड़ दिया, बीम एक्सेलरेट होता हुआ आया एनालाइजर मैग्नेट। अब यहाँ जो आपको बीम मिला यही हमारे सैंपल पर जा रहा है। फाइनली आपको बीम मिला एक्सेलरेट करके, बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड से जो फाइनल बीम आपको मिला वो बीम स्टेबलाइज्ड आपको मिला और वो बीम को आप अपने सैंपल के ऊपर में डाल रहे हैं, उसको इरेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया 15 यूडी पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर जो कि आईयूएसी में है। यूडी मतलब यूनिट डबल, जो आपका नेगेटिव की तरफ से एक था वही डबल हो गया, तो यूडी कहलाता है। और इसमें हम लोग हमारे सैंपल का साइज है 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 PNA करंट वाज यूज्ड। ठीक है, वैक्यूम है 10⁻⁻6 टॉर्क का, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और WO3 फिल्म को WO3 में एक लैडर वहां पर होता है जो रोटेट करता है, उस पर आप अपने रेडिएशन को डालते हैं वहां पर और घुमा करके बार बार सैंपल को चेंज करते हैं। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये मैं ही बात थोड़े सफेद वहां पर दिख रहे होंगे, तो नेचुरली थोड़ा सा डाई तो किया होगा। अब पहले नहीं, वहां ओरिजिनल मॉडल देख लीजिए ध्यान से, सफेद है। So this is me and my research scholars working over here. और ये उसका लैडर है जिस पर सैंपल को हम लोग अपलोड करते हैं। और जो आयन बीम हम लेते हैं अलग अलग फ्लुएंस का, मतलब इतने आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इतने आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप फ्लुएंस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया कि हमने 5 × 10⁻12, 1 × 10⁻13, 5 × 10⁻13 आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोगों ने इतना आयन बीम को इस्तेमाल किया है ना। ऐसे चाहिए टाइम बढ़ तो नहीं रहा, ओनली 5 मिनट मैंने कल ही कहा था। सो ये होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ये पता पहले ही कर लेते हैं कि हमारे सैंपल में जितना हम एनर्जी दे रहे हैं, जिस तरह का सैंपल है, कितना उसका पेनिट्रेशन होगा, कितना उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉस होगा, कितना उसमें न्यूक्लियर लॉस होगा, ताकि हमारा कैलिब्रेशन पहले से रहे। तो ये हम पहले ही लॉस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देन ना यहाँ आप देखिए डिफेक्ट कैसे, जब हम लोगों ने आयन बीम को डाला, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये प्योर सैंपल है, WO3 प्योर सैंपल है। आयन बीम को जब हम लोगों ने ऊपर से डाला तो हियर ऑक्सीजन वैकेंसीज क्रिएट हो गई, और यही ऑक्सीजन वैकेंसीज आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ना। कैसे बीम टाइम, कितनी देर तक हम बीम हम डालें कि इतना करंट हमको मिले, उसका एक कैलकुलेशन होता है। तो ये फिर सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा है कि किस तरीके से कितना बीम हमको चाहिए हमारे सैंपल के लिए और कैसे उसको हम कैलकुलेट करें ना। उसके बाद में शुरू होता है कैरेक्टराइजेशन। एक साडी का पूरा कैरेक्टराइजेशन दो तरह का, एक प्योर सैंपल जो था बिना इरेडिएशन के, फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने उस पर आयन बीम डाला तो डिफरेंट आयन बीम के कारण क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, हर चीज का कैरेक्टराइजेशन। एंड माइंड इट, अगर आप आईयूएसी जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको फायदा सिर्फ आयन बीम का नहीं मिलता है, वहां आपको सारे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स मिलते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप बाहर कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कितने लाखों लाख पैसे आपके लगेंगे, और वहां पर ऑल ऑफ दीज आर फ्री और आप ही के लिए बना हुआ है। तो अगर आप अटेम्प्ट करके वहां टाइम ले सकें तो बहुत अच्छा होगा ना। सिमिलरली ये हमारा फेसल का है, सरफेस मॉर्फोलॉजी किस तरह का है, ये हमारा AFM का रिजल्ट है। दोनों है, बिफोर इरेडिएशन और बाद में इरेडिएशन, दोनों का रिजल्ट है। और क्या क्या चेंजेस हैं इसको डिस्कस नहीं, रफनेस किस तरीके से बढ़ जाता है ये हम लोगों ने दिखाया है, और किस तरह से रफनेस हमारे सेंसिंग में मदद करता है। तो इसमें रूट मीन स्क्वायर रफनेस जो सरफेस का है वो कितना से कितना हो गया, ये हमने इसमें दिखाया है। यूवी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लोगों ने दिखाया, फिर इसमें ये दिखाया किस तरीके से आयन बीम का इरेडिएशन डालने पर, और हम लोग अगर उसका फ्लुएंस बढ़ाते चलते हैं तो कैसे करके उसका बैंड गैप घटता जाता है और इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ती चली जाती है। देन FTIR स्पेक्ट्रा एंड दीज ऑल फैसिलिटीज आर देयर एट आईयूएसी। हालांकि हमारा कोलैबोरेशन और भी जगहों से है, लेकिन वहां पर ये सारे आपको मिलेंगे। रमन एनालिसिस उन्हीं सारे का किया जिनका हमने बिना इरेडिएशन के और पोस्ट इरेडिएशन का भी रमन एनालिसिस किया। देख क्या क्या फर्क पड़ा ये हमने दिखाया यहाँ पर। और सारे कैरेक्टराइजेशन को एक्चुअली जब आप एक बात और भी बता दें कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कई तरह के कैरेक्टराइजेशन कराते हैं अपने में,
कहीं दूसरे शहरों से जाके कैरेक्टराइजेशन कराते हैं और सारे को रिजल्ट को डाल करके और पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं। जो आपका एप्लीकेशन है, जिस पर्पस के लिए आपने सैंपल बनाया है, गौर करिएगा, आपके कैरेक्टराइजेशंस उस पर्पस को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, इसको आप जरूर कोरिलेट करिए अपने पेपर में। आप क्या करते हैं कि भाई इस बार हमें FTIR ने ये रिजल्ट दिया, हमें FSM ने ये रिजल्ट दिया, UVIS ने ये रिजल्ट दिया, XRD ने ये रिजल्ट दिया, और फाइनली वो कहते हैं कि हमारा सेंसर का सेंसिटिविटी इतना है। Now how these characterizations are helping in explaining the result that you have got finally, उसको कोरिलेट अगर नहीं करते हैं तो आपने नॉलेज क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक लैब का एक्सपेरिमेंट किया। So correlation of all your characterizations with the results you are getting is very very important. अगर आप ये करते हैं तो acceptability of your paper increases. ना ये फिर हम लोगों ने गैस के लिए दिखाया है इसमें कि किस तरह से गैस के एजिड लोग WO3 जब डाला था तब, SHI इरिडिएटेड WO3 डाला तब, दोनों में क्या हुआ, हमारे सेंसर परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ा, और इसमें एक और कॉलम ऐड करना है हमें बाद में कि गामा इरिडिएशन से क्या फर्क पड़ा। These are all recent publications. अभी मैंने 2-2.5 साल पहले काम करना शुरू किया। So if you can get into this technology, really start working sincerely, believe me, the papers will come thick and fast. Very nice papers will come and very good journals will publish them. ये गैस सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये जिससे कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे करके वो क्यों बढ़ रहा है डिफेक्ट क्रिएशन के साथ में। एंड दिस इज आवर कोलैबोरेटर्स फ्रॉम IIT जोधपुर, वी हैव IUSC, वी हैव एंड डिफरेंट, दिस इज माय स्टूडेंट्स अराउंड मी। सो दिस स्टूडेंट हैज डन लॉट ऑफ वर्क इन एट IUSC, ही हैज आल्सो डन इट, she has also done a lot of work over there, so lot of work has been done over there. इनको अभी नया BDR वहाँ पर मिला, अभी ये जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया PhD मेरे अंडर में, तो इनको वहाँ पर टाइम मिल गया है, उन्होंने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मांग किया और इनको वहाँ पर मिल गया है टाइम। तो आप भी अगर अगर आप PhD ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, क्या करना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली आपको मिल सकता है। तो दिस इज आवर ग्रुप एंड दिस इज अ बिग थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आप लोगों की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा छीन रहा हूँ, शायद क्वेश्चन सेशन को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस अलाउ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि बाहर से वक्ता जुड़े हुए हैं, 4 बजे उनको स्टार्ट करना था, 4:02 हुआ है, तो 2-3 मिनट का लिवरेज हम लोग उनसे ले सकते हैं। बट सर कल तक हमारे साथ हैं, अगर किन्हीं के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लेंगे, यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप सर से कनेक्ट होकर के पूछ लेंगे, ड्यूरिंग लंच या ऐसे भी खाली रहेंगे तो आप बातें कर लेंगे। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और सर ने बहुत ही अच्छा, बहुत सरल शब्दों में एक भारी काम को इतने आसानी से बताया, और ख़ास बात ये थी कि डिफेक्ट इंड्यूस्ड, जो हम लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नहीं, उसको पहले तो इम्परफेक्ट बनाओ और इम्परफेक्शन के फ़ायदे का फ़ायदा उठाओ और उसको अपने इस्तेमाल में लाओ, मोटा मोटी यही काम था। तो बाकी एक छोटा सा मैं इंटरप्शन करूँ, थॉमस हार्डी अ ग्रेट राइटर इंग्लिश के, उन्होंने कहा था, और उन्होंने किसी और के लिए मत समझिएगा, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, आई नो दैट यू आर नॉट द परफेक्ट वुमन, बट फॉर मी आप परफेक्ट हो और मेरे लिए आप इम्परफेक्ट हो, एंड बिलीव मी, इट इज दिस टच ऑफ इम्परफेक्शन दैट मेक्स यू अप्रोच टुवर्ड द परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन बहुत जरूरी है आपको परफेक्ट बनने के लिए। और बहुत आसान एग्जाम्पल्स की मदद से कि जब आप आयन बीम को इरेडिएट किए तो उसने एनर्जी दिया, ऑक्सीजन वैकेंसी क्रिएट कर दिया। अब एक ऑक्सीजन वैकेंसी का क्रिएट होना बहुत सारे फिनोमेनन को जन्म दे देता है। अब चार्ज इम्बैलेंस होगा, पूरा मटेरियल जो है वो छटपटाएगा कि भाई कैसे चार्ज बैलेंस बनाएं, उसको कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे मिनिमम एनर्जी के स्टेट में जाएं, और वहाँ से फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पैदा होने शुरू हो जाती है।
तो इस तरह से आयन बीम को इरेडिएट करके उसके अंदर में नए प्रॉपर्टीज़ को, जो प्रॉपर्टी हम लाना चाहते हैं, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को पैदा करना, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में हम लोग करते हैं कि एक विधायक को खिसका दो और अब जो सरकार होगी उसका नेचर अलग होने वाला है, क्योंकि अब अलायंस में जाना पड़ेगा, मेजोरिटी की सरकार नहीं रही, तो अब उसका कैरेक्टर, और जब मेजोरिटी में था तब का